हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, ये BPSC का फुल लेंथ कर रहे हैं, ठीक है। फुल लेंथ पेपर कर रहे हैं और सेक्शन वाइज भी करते चल रहे हैं, सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं ताकि सेक्शन वाइज भी होता रहे। और फुल लेंथ इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होते रहे। फुल लेंथ BPSC और UP PCS का भी कर लेंगे, ठीक है। UP PCS का भी अभी BPSC का 9 पेपर मतलब 9 साल का पेपर कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको देखिए जा करके। और सेक्शन वाइज में हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट है जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ज्योग्राफी भी करीब करीब कंप्लीट है, वो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। और पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी में भी करीब करीब आधा पॉलिटी कम से कम ख़त्म हो गया है, ठीक है। संसद का चल रहा है पार्ट, उसमें कम से कम 22-23 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। उसको भी जा करके कंप्लीट कीजिए, सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अभी आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होगा जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन IAS और PCS में पूछ दिए जाते हैं वो अलग अलग स्टेट में या फिर उसी स्टेट में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, और उसके आसपास से जो एक्सप्लेनेशन होते हैं या उससे मतलब कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और जनरल कंपटीशन में तो उससे आते ही रहते हैं। जनरल में जैसे कि BSSC, ग्रेजुएट लेबर, इंटर लेबर, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे, ठीक है। अभी बिहार में भी शिक्षक का भर्ती आने वाला है और 72nd का भी पेपर होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और BSSC के थ्रू जो CGL 4 का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा BPSC 45th मतलब 45वीं का पेपर है, जो कि 2002 में हुआ था, उसका है। और अभी ये 9 पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किया गया था पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में किया गया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। बी आंसर होगा। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र तत्कालीन मगध की राजधानी में 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्तिस थे, ठीक है। मोगली पुत्तिस थे, ध्यान रखेंगे। और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखेंगे। कई बार पूछे जाते हैं बौद्ध सभा कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था, सी आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कण्व वंश ने किया था। शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व के बाद कण्व वंश 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व ने शासन किया था। क्या तब है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो वो लिखा था कालिदास ने, ठीक है। कालिदास ने लिखा था कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने, डी आंसर हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास ने लिखी थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। राजनीतिक नीतियों पर, बी आंसर होगा। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र मौर्यकालीन महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ प्रशासन संबंधी है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के गुरु थे, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके गुरु थे, ठीक है, चाणक्य।
इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, पूछ दिया जाता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में मल्लराज सस्तीपाल के महल में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के युग में हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था तैमूर के आक्रमण के बाद, सैयद वंश का। देखिए एक्सप्लेनेशन। तुर्क आक्रांता तैमूर ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का शासक के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। इस प्रकार सैयद वंश की नींव पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस शासक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। ठीक है, डी आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसका कार्यकाल क्या था? तो 1300। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 के समय में सबसे अधिक गुलाम 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो किसने दिलवाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक ही था। सी आंसर हो जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सी आंसर होगा। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर खुलवाया था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से थे? तो बिहार से थे ना, बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार से थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो वो था फर्रुखसियर ने दिया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए एक शाही फरमान दिया था। ठीक है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो था मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। सी आंसर होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। ये आगरा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे जो कट्टर दुश्मन था वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ये आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, ध्यान रखेंगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो पुर्तगाल का जो भारत में प्रथम उपनिवेश कौन था? तो अल्मीड़ा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा इसको बोलते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पुर्तगालियों का भारत में सबसे पहला वायसराय था। सी आंसर हो जाएगा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो वो था पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था? तो वो था पील आयोग। ठीक है, 1857 के बाद फौजों के संगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित आयोग को पील आयोग 1859 ईस्वी में गठित किया गया था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष जो थे गरम दल से संबंधित थे। लाल बाल पाल की तिकड़ी और अरविंद घोष ये सब गरम दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एस.एन. बनर्जी ये सब नरम दल के थे, लेकिन अरविंद घोष देखिए कांग्रेस के, ये आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के गरम दल के नेता अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल की तिकड़ी थी और एक थे अरविंद घोष। लाल बाल पाल की तिकड़ी और अरविंद घोष ये सब गरम दल के नेता थे, ध्यान रखेंगे इसको। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन को। ठीक है, ये पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। पंजाब से अंग्रेजों को पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 ईस्वी में हुआ था ना। गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग को ध्यान है। और फिर 86 में
दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किया था किन्होंने, तो दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर होगा। बंगाल विभाजन हुआ था कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखेंगे, बंगाल का विभाजन, सी आंसर होगा। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। ज्ञातव्य है कि इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन जुलाई 1905 में 2 प्रांतों, पश्चिम बंगाल, इसमें बिहार उड़ीसा सहित, और पूर्वी बंगाल असम सहित के रूप में की थी। ध्यान रखेंगे इसको, लॉर्ड कर्जन ने ही किया था बंगाल का विभाजन। उस समय वायसराय यहाँ का था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे, तो ये नरम दलीय नहीं थे, तो यही आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो गया, क्योंकि यही गरम दल के थे, नरम दलीय नहीं थे। दादा भाई नौरोजी नरम दल के थे, एमजी रानाडे ये भी नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरम दल के थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो लाल बाल पाल की तिकड़ी है, और अरविंद घोष, ये जो थे चारों गरम दल के थे। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की थी, वो थे ऊधम सिंह थे। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया था इन्होंने, ऊधम सिंह ने, जनरल डायर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो किसने, बी आर अम्बेडकर, नेहरू, महात्मा गांधी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, क्योंकि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को 1942 को शुरू हुआ था, वैसे ही सारे जो शीर्ष चोटी के नेता थे सारे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो जनता ने, लोगों ने अपने खुद के स्तर पे ही आंदोलन चलाया था, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, और बताइए। हाँ, देखते हैं आगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पास किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पास किया गया तथा 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को सुबह ही गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया था तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, तो वो महात्मा गांधी ने दिया था, डी आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा, करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी, सी आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ज्ञातव्य है कि यहीं पर 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। यह दिन आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पी लॉरेंस ने की थी, सर पैथिक लॉरेंस ने, सर पी लॉरेंस ने की थी। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। कौन कौन थे इसमें 3 सदस्य? तो पैथिक लॉरेंस तो इसके अध्यक्ष थे और 2 सदस्य और थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया था ये भी पूछा जाता है। तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था नई दिल्ली में, ये दिल्ली में 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था कैबिनेट मिशन। ये डेट देखें, टाइमलाइन ध्यान रखेंगे। और फिर कौन कौन थे इसमें? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, और ये जो सर पी लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता। ध्यान रखेंगे इन्हीं की अध्यक्षता में ये मिशन आया था 1946 में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था। सी आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया, जबकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था भगत सिंह ने दिया था। ध्यान रखेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। सी आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। वीर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से, बिहार से किया था। जगदीशपुर बिहार से। ठीक है, बिहार में ही है जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, ये स्टेट अलग अलग है, उसका कई बार मैच करने के लिए भी राजधानियाँ दे देता है, या फिर कई देशों का भी दे देता है राजधानी मैच करने के लिए, या फिर ऐसे सिंगल भी पूछ दिए जाते हैं राजधानियाँ। तो इसको भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन कई बार अगर ध्यान नहीं हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा राज्य की राजधानियाँ भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ना कि आसान हो तो ये भूल ही जाएंगे। और गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की गांधीनगर। और राजस्थान का कौन? तो जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात तो हुंड्रू किस जगह पर स्थित है? तो रांची में है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ, किस जगह पर? तो रांची में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात किस जगह पे के पास है? तो रांची के पास है। ये आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे, देखिए एक्सप्लेनेशन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। बी आंसर हो जाएगा। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वो है कनाडा। ठीक है, कनाडा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो कनाडा है। उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। यहाँ का कागज उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि विश्व की
विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनके कुल लंबाई तकरीबन कितने हैं? तो इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी सर्वे वगैरह से, ठीक है, अपडेटेड देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको अलग से देखेंगे अभी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रामाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है कितना? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है, प्लस 5.5 घंटा, ठीक है, मतलब 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। प्लस 5.5 घंटे, प्लस 5.5 घंटे मतलब 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से। बी आंसर होगा। भारत का प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, अतः भारत का प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत, तो अभी ये जो 2023 का जो वन फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, 2023 का 18वां फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उससे देखना पड़ेगा अभी, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा। ये बिहार वन स्थिति रिपोर्ट और भारत वन स्थिति, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट तो डाल चुका हूँ, भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी डाल दूंगा, उसको भी आप जा करके देख लेंगे, ठीक है। अभी तो वृक्ष और वन आवरण मिलाकर के 25% से ज़्यादा हो गया है भारत में, 25.17 के आसपास ऐसे कुछ है टोटल, मतलब वन और वृक्ष दोनों मिला करके, और ऐसे वन सिर्फ अगर देखा जाए तो 21.76 ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट डाटा अभी ध्यान में ही है, ठीक है। इसको लेकिन वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 वाला आया है नया वाला, उससे अपडेट करना पड़ेगा, वो मैं डाल दूंगा। ऐसे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जा करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भारत वाला वो डाल दूंगा जल्दी ही। भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनाया जाता है? ये सब चीज़ें एग्जाम से पहले देख करके जाना होता है अपडेटेड, कोई भी आंकड़ा जैसे सर्वे या फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट जनगणना से के अनुसार, अभी 2011 के अनुसार ही चलेगा, जब तक कि 2027 वाला आंकड़ा नहीं आ जाता है, जो जनगणना होने वाला है 2027 में, मार्च अप्रैल तक आंकड़ा आ जाएगा, तो उस अनुसार फिर पूछे जाएंगे। तो भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है, टी आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है असम, ठीक है। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमाएं छूती है, तथा 2 देश इसके सीमा से जुड़ी हुए हैं, भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी लगती है असम राज्य से। 2 देशों की, भूटान की और बांग्लादेश की सीमा असम राज्य से लगती है, और 7 मतलब अपने देश की राज्यों से लगती है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ अपने मतलब देश की राज्यों से पूछ रहा था, तो 7 राज्य से छूती है सीमा असम की, और ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि असम की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है, 2 देशों से लगती है। ये सब थोड़ा ध्यान रखा जाता है। मैपिंग का भी वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं और चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। लक्षद्वीप कुल 36 द्वीप समूह है जो प्रवाल निर्मित है। इसमें 10 द्वीप आबाद और शेष निर्जन है, ठीक है। 36 द्वीप है, ठीक है। 36 यहाँ 37 दिया है, इसमें स्टार बना लीजिए, कोई नहीं होगा, या मिसप्रिंट हो सकता है। ये 36 द्वीप है, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। अब चावल के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, चावल और गेहूं के उत्पादन में भी। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में भी, चावल के उत्पादन में भी और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ही आगे है। चावल और गेहूं तो है ही, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है, पहले से ही गेहूं में था। ठीक है, लेकिन अब चावल में भी हो गया है पहले स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में? तो अब बिहार हो गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 में बिहार हो गया है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जो है सिंहभूम है, लौह अयस्क उत्पादन में। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन में सिंहभूम है सबसे महत्वपूर्ण जिला। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। सिंहभूम जिला लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड में एकाधिकार है तथा यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क मिलता है। ध्यान रखेंगे कि सिंहभूम जिला लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड में एकाधिकार है इसका, तथा यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी झारखंड में स्थापित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग है मूरी में। ठीक है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी झारखंड में स्थापित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग है झारखंड मूरी झारखंड में। झारखंड राज्य बॉक्साइट का उत्पादन बृहद पैमाने पर करता है, यही कारण है कि मूरी में एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित है। झारखंड जो राज्य है बॉक्साइट का उत्पादन बृहद पैमाने पर करता है, यही कारण है कि मूरी में एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथान, बैल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, मैथान, बैल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए हैं, बी आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथान, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बराकर नदी पर तथा बर्मा पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है। बर्मा एवं पंचेत बांध दामोदर नदी पर और मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखेंगे, पूछ दिए जाते हैं कई बार। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो किसको है? तो चुनाव आयोग को है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग का है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। किसमें? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है 324 में, 324 में चुनाव आयोग। कई बार ये एग्जैक्टली अनुच्छेद पूछ दिया जाता है, आर्टिकल, कि किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। और अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, ध्यान रखेंगे इसको। आज के डेट में भी यही हैं, ज्ञानेश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है। बी आंसर हो जाएगा। अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनमें ये है बी आंसर हो जाएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। उन्हीं में से एक कर्तव्य कौन है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये क्या है? तो मौलिक कर्तव्य का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 30 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा में चुने जाने के लिए या विधान परिषद में भी चुने जाने के लिए 30 वर्ष ही होता है और लोकसभा या विधानसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो है 245, अनुच्छेद 245। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245 है, वो की प्राथमिकता प्रदान करता है संघीय संसद की राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर, अनुच्छेद 245 ही आंसर। अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति आप लोग को पता है कि उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेना सभापति होते हैं। ये आर्टिकल भी पूछ दिया जाता है कि अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेना सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म, तो ये संविधान जो है सबसे ऊपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। बी आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकाल के
ठीक बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। डी आंसर हो जाएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। डी आंसर हो जाएगा। शून्यकाल के बिना किसी पूर्व शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंब महत्व के किसी मामले पर उठाया जाता है। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय महत्व के किसी मामले को उठाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 10 आधार आदेशों को जो 42वें संविधान संशोधन से जो 10 आधार आदेशों को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, भाग 4A में जोड़ा गया है। 4 या 4A बोलते हैं। अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। 51 या 51A बोलते हैं इसको। इसमें मौलिक कर्तव्यों को पहले 10 जोड़ा गया था, फिर एक और बाद में जोड़ दिया गया, तो अब कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A के अंतर्गत 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल या इसी को महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। ठीक है, और सेंटर में कौन देता है सरकार को परामर्श? ठीक है, सेंटर में, केंद्र में वो होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। और स्टेट में एडवोकेट जनरल बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सलाह देता है। ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ना पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किया गया था। तो देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो वो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है, राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं क्या क्या? तो पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। डी आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। डी आंसर हो जाएगा। संविधान का 73वां संशोधन लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति की सिफारिश पर। ठीक है, 73वां संशोधन, ठीक है, संविधान का 73वां संशोधन लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 1993 में पारित कर
पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे 73वां संविधान ये भी पूछा जाता है किसकी सिफारिश पर, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 1993 में पारित कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002 तक था। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि तो जो था 1997 से 2002 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है, तो तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है, तो तृतीय क्षेत्र का, सी आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत होटल व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि आता है। तृतीय क्षेत्र का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे, तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे, तो जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, तो उपरोक्त दोनों से। ठीक है, ए और बी दोनों, सी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों से, सी आंसर हो जाएगा। देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो कुल दोनों का जरूरत पड़ेगा, जनसंख्या का भी और राष्ट्रीय आय का भी। तो कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों से प्राप्त होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं, तो दो परोक्ष कर कौन है, तो बिक्री कर और उत्पाद कर दोनों परोक्ष कर हैं, सी आंसर हो जाएगा। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जो है, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क ये दोनों परोक्ष कर हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था, तो जुलाई 1991 में किया गया था, ये आंसर हो जाएगा। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था तो जुलाई 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो इसमें 65% होगा अभी के अनुसार, लेकिन देखना पड़ेगा सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह से, तो इसको उसी समय अपडेट करेंगे कि अभी कितना है कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के अनुसार। ठीक है, 50% के आसपास होगा ही, उससे नीचे थोड़ा बहुत, लेकिन सर्वे से अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको वहीं से करेंगे, जो करंट टाइप का क्वेश्चन होता है वहीं सर्वे वगैरह या फिर करंट के उससे अपडेट होते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है, तो अभी भी अमेरिका ही है। ठीक है, डी आंसर होगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार तो अमेरिका ही है, यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से, तो क्रेडिट कार्ड को। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक करेंसी से तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है। ठीक है, IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है। देखिए IRDP छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण विकास करना है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है। ठीक है, IRDP छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की
आय में वृद्धि करना और ग्रामीण विकास करना था। ध्यान रखेंगे इसको, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, जिसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं हैं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। सापेक्षिक निर्धनता अमीरों गरीबों के बीच आर्थिक असमानता को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सी आंसर होगा, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा एकत्रित किया जाता है, जबकि RBI राष्ट्रीय मौद्रिक नीति का आकलन करती है। योजना पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती है। ठीक है, अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से अब नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? तो अमर्त्य सेन को मिला था। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया था। ज्ञातव्य है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। देखिए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? संवेग बटे वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल है तो किसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। देखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F = F × A, अतः बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब अदिश राशि पूछ रहा है, तो आयतन अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन, वेग और बल ये तो सदिश राशि है, लेकिन आयतन अदिश राशि है, तो सदिश नहीं पूछ रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। सदिश राशि में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। विस्थापन, वेग, बल आदि सदिश राशि है, तथा चाल, मात्रा, तापमान, आयतन आदि अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ध्यान रखेंगे इसको, सी आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A = V - U/T है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A = V - U/T। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याख्या में देखिए, दो क्रमागत गर्तों या शीर्षों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा में क्या होता है? तो अल्फा में धनात्मक आवेश होता है, बीटा में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल्फा किरण धनावेशित हीलियम नाभिक है, बीटा किरण ऋणावेशित है और गामा किरण अनावेशित है। ठीक है, ये जो गामा किरण है ये अनावेशित होता है और बीटा किरण ऋणात्मक आवेश होता है। इस पर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो 2 + 2 4 हो गया ना, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान की संख्या बराबर के बराबर होता है। तो 2 + 2 तो कितना हो गया? 4 हो गया। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो 2882 होगा। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो 2882 होता है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो वो है बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक होता है। ठीक है, बेसिक और एसिडिक। एक व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से पता चलेगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म अम्लीय, एसिडिक और क्षारीय बेसिक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए और भी लाता रहूं। ठीक है, और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। अभी 72nd बीपीएससी का पेपर बहुत जल्द होगा। ठीक है, सितंबर से इस बार पहले ही होने वाला है ना, लगता है जून जुलाई में ही होने वाला है, ऐसा कुछ है। और जो TRE 4 का भी वैकेंसी आने ही वाला है। ठीक है, टीचर वाला, और अन्य स्टेट में भी टीचर्स वगैरह के एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। और जो BSSC का CGL 4 का जो पेपर है या फिर इंटर लेवल का भी जो BSSC के थ्रू जो होता है, या फिर दरोगा का होता है, या कोई भी PCS का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ठीक से तैयारी करते रहिए और सारे वीडियो को ठीक से देखिए, ताकि कम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी हो सके। और दोस्तों, वीडियो को L1 L2 इस तरह से लेक्चर वाइज ही वो करता चल रहा हूँ, पूरा सीरीज में ही, ताकि आप जब देखना शुरू करेंगे तो L1 L2 L3 L4 ऐसे करके देखते चलिए, ताकि कम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका पूरा हर सब्जेक्ट सेक्शन वाइज भी, जैसे पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी, ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, सारे कंप्लीट होता चले, और फुल लेंथ भी उसी हिसाब से आपका तैयार होता चले। ठीक है, अभी तक 9 BPSC का पेपर करवा चुका हूँ, मतलब 9 पेपर कंप्लीट हो चुका है 9 साल का। ठीक है, मेरा टारगेट है कम से कम 15-16 साल का पेपर करवा दूँ, और UP PCS का भी करवा दूँ, ताकि आप उसमें भी मतलब कि PCS की पेपर से कम 4000 क्वेश्चन के आसपास का सेट आपके पास तैयार हो जाए। और सेक्शन वाइज तो कर ही रहे हैं, उससे भी कम से कम 10,000 के आसपास सेक्शन वाइज भी करवा दूं, ताकि आप कोई भी पेपर दें तो आप बेहतर फील कर सकें, और आप रिजल्ट में आपका वो रिजल्ट हो। ठीक है, सिलेक्शन हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।